ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट है हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसमें याद रखिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करता है ना। तो इसमें याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था कि ये पीपीएल लाइट क्या होती है, कैसे रोटेट करते हैं। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो याद रखिए कंपाउंड्स विच, है ना, विच compounds having same molecular formula, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। बट दे हैव एबिलिटी to rotate प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो पीपीएल लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रोपोगेट करा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, या डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, उनका फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन वो क्या करेंगे, पीपीएल लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म्स क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाते हैं, फॉर्म्स नॉन, है ना, ऐसा इमेज बनाते हैं जिसको हम लोग एक दूसरे से ढक नहीं सकते, फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अपने हैंड का इमेज बनाएंगे, है ना, तो इसका जो इमेज बनेगा उसको हम एक दूसरे से ढक सकते हैं, है ना, इसको ऐसे ढक देंगे नहीं। हाथ का बनाएंगे तो हाथ का नहीं ढक पाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, यानी कि इसको अगर हम ढकेंगे तो ये हमें एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बनाते हैं, है ना, और एंड दे डू नॉट हैव, उनमें क्या नहीं होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उनमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ एक्सिस, यानी उसमें प्लेन ऑफ एक्सिस या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ एक्सिस, है ना, उनमें प्लेन ऑफ एक्सिस और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। पहला तो जो कंपाउंड है उसका जो इमेज बने वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बने। सेकेंड, वो जो कंपाउंड है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ एक्सिस नहीं होना चाहिए, है ना, POA प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, PLAIN प्लेन ऑफ सिमेट्री, POA, ना उनमें POS होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना तो उनमें प्लेन ऑफ एक्सिस होना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कोई भी प्लेन उनको दो सिमिलर फॉर्म में नहीं कट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंपाउंड है CONH3, है ना, NH3 4Cl2, ठीक, ऐसा। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो बीच में हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट में इधर NH3 इधर NH3, है ना,
इधर NH3, इधर NH3, ठीक, इधर NH3, और ऊपर नीचे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक। अब ये जो प्लेन है, देखिए ये बीच में प्लेन है ना, अगर हम इसको बीच के प्लेन से काट दें, ऐसे इसको काट दें, तो ऊपर भी Cl है, नीचे भी Cl है, मतलब ये इक्वली इसको काट रहा है, तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो प्लेन है वो क्या होता है, इक्वली कट करता है, इक्वली कट करता है मतलब उसके ऊपर नीचे सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक होता है हम लोग का, तो ये क्या शो कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। एक हम लोग का होता है प्लेन ऑफ एक्सिस, तो प्लेन ऑफ एक्सिस नॉर्मली हमारे स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है PtCl4, ठीक, PtCl4 है, तो हमारे पास प्लेटिनम है, उसमें 4 जोड़ दीजिए, 1 Cl 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 Cl। अब इसको एक एक्सिस के अलॉन्ग कट कर देते हैं, चाहे आप इसको ऐसे कट कर दीजिए, तो ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ एक्सिस। अगर प्लेन से काटें तो दोनों तरफ सेम अगर हमें प्रोडक्ट दिख रहे हैं काटने के बाद, तो होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर हम लोग एक्सिस से काटें तो दोनों तरफ अगर हमें सेम दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ एक्सिस। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ एक्सिस नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ एक्सिस हुआ तो वो जो है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, या वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन होते हैं या कौन कौन दिखाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के। जैसे देखिए, तो इसमें याद रखिए कि जो नॉर्मल हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स होते हैं, है ना, यानी कि स्क्वायर प्लेनर वाले जो कंपाउंड्स हैं या टेट्राहेड्रल वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, है ना, दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इनमें नॉर्मली क्या होती है, प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ एक्सिस होता है। इसको अगर हम लोग कट करें तो बराबर भाग में 2 पार्ट में कट जाता है, इसीलिए हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम लोग कोबाल्ट NH3, ठीक है, और इसमें कितना ले लेते हैं, 3 या 3 ले लो या 4 ले लो, Cl2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, इसका ऐसा बनाइए कि हमारे पास कोबाल्ट हो और NH3 है, ठीक है, इधर NH3, इधर जोड़ दीजिए Cl, इधर Cl, इधर NH3, ठीक, ये हो गया। अब इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे, इसका मिरर इमेज बनाइए, तो मिरर इमेज क्या होगा, ये वाला पार्ट उधर पलट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CO, ये हो जाएगा NH3, ठीक, इधर आ जाएगा हमारा NH3 Cl, ठीक, पलट गया, और ये Cl, ये NH3। तो इसका जो मिरर इमेज बन गया, देखिए ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। हम इसको बना के देखिए कैसा बन रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल बन जाएगा। तो कौन सा एग्जांपल लिए थे हम लोग, प्लेटिनियम का, है ना, NH3 होल ट्वाइस और Cl2 होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ये तो टेट्राहेड्रल का केस है। टेट्राहेड्रल का केस में लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इसको 2 हम इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं, ऐसा कट करेंगे कि सेम आ जाएगा, क्लियर है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें नहीं बनेगा, ठीक है, इसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री से 2 पार्ट में ऐसे काटेंगे जिसमें सेम आ जाएगा, तो इसमें मत बनाइए। हम लोग ऑक्टाहेड्रल के केस के करते हैं ना, देखिए सेम केस को हम लोग इसमें फिनाइल ऐड कर देते हैं, चलिए, तो ऑक्टाहेड्रल का केस बन जाएगा। प्लेटिनियम के साथ हम लोग यहाँ पे फिनाइल ऐड कर देते हैं। चलिए ऑक्टाहेड्रल के केस में बनाइए। जो हम लोग पिछला बनाए थे उसमें हम लोग क्या किए थे, जैसे हमने कोबाल्ट लिया, हालांकि कोबाल्ट के साथ तो टेट्राहेड्रल बनेगा नहीं। टेट्राहेड्रल किस में बनता है, टेट्राहेड्रल हम लोग का बनेगा, यहाँ पे ले लीजिए कोबाल्ट में हम लोग का
ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल जैसे हम लोग प्लेटिनियम के साथ लिए थे, इधर NH3 ले लेते हैं, मान लीजिए NH3 यहाँ पे Cl ले लेते हैं, ये वाला केस NH3 और होल ट्वाइस और Cl होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको तो हम काट सकते हैं, इसको ऐसे आप काट सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री में कट जाएगा, तो इसीलिए हमेशा टेट्राहेड्रल का नहीं लेते हैं, है ना। अब इसी में अगर हम लोग ऐसे कर दें, यहाँ पे Cl ले लें और यहाँ पे NH3 ले लें। ठीक, यहाँ भी सेम केस है, यहाँ भी आप इसको काट सकते हैं, क्लियर है। तो जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाए या एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख जाए, वहाँ पे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं बना सकते। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए हमारे पास है कोबाल्ट में हमने जोड़ दिया फिनाइल और क्लोरीन, तो एक में हम लोग जोड़ देते हैं, ऐसा कर लीजिए, हमारे पास फिनाइल है, अमोनिया है, ठीक, इधर भी हम लोग लेते हैं अमोनिया, यहाँ भी अमोनिया, ठीक, एक ले लीजिए हमारा अमोनिया एक और यहाँ पे जोड़ देते हैं क्लोरीन। 6 हो गए क्या, 2 2 4 2 4 1 5 1 6, यहाँ एक क्लोरीन। अब इसका मिरर इमेज बनाइए। ठीक, तो ये हमारा है स्क्वायर प्लेनर, इसको हम लोग पलट देंगे। इसके पहले जो बनाया था वो भी था हमारा मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज बन सकता था, इसमें भी मिरर इमेज बन रहा है। ठीक, ये परफेक्टली मिरर इमेज बनेगा। इसका मिरर इमेज बनाइए, कैसे बन जाएगा, CO ऊपर नीचे का तो सेम ही रहेगा, NH3 Cl, ये वाला पलट जाएगा तो ये NH3 आ जाएगा, ये हमारा NH3 इधर आ जाएगा, इधर भी NH3 आ जाएगा। ठीक, इधर हमारा आ जाएगा फिनाइल और ये आ जाएगा हमारा NH3। तो देखिए पलट गया, ये बन गया हमारा मिरर इमेज। अब ये दोनों कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये दोनों हमारा कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसको हम लोग इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बना लें जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो और एक दूसरे को उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ एक्सिस ना हो, तो वो हमारा मिरर इमेज बनाएगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है, तो एक इसका बना सकते हैं। और देखिए और किसका बनाते हैं, अगर सेम केस में, इसी केस में आप लेते ये जैसे कि हमने पहले लिया था, अब इसमें आप चेक करके देखिए कि क्या इसको हम लोग प्लेन ऑफ एक्सिस या प्लेन ऑफ सिमेट्री में कट कर सकते हैं क्या। यहाँ पे Cl ले लिए, यहाँ पे Cl ले लिए, 2 Cl, यहाँ पे NH3 ले लिए। ठीक, ये आपका NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, 3 सेम हो गए। ठीक है, 3 सेम हो गए। इसको पलटेंगे तो इसका क्या बनेगा, देखिए इसका बनेगा, यहाँ पे हमारा Cl, यहाँ पे हमारा NH3, यहाँ पे हमारा Cl, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे हमारा NH3 और यहाँ पे हमारा NH3। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या हमें सेम दिख रहा है, प्लेन ऑफ एक्सिस या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। यहाँ से आप इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ से आप इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो सेम मिल जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए याद रखिएगा, इसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ एंगल, प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ एक्सिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रहा है। ठीक है, देखिए 3 NH3 ऐसे आप कट करेंगे तो ये ऐसा, इसको आप ऐसे कट करेंगे तो ये ऐसा, 2 Cl NH3 2 Cl NH3 मिल गया। तो इस पर पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, एक फिनाइल जोड़ दिए, फिनाइल जोड़ दिए तो ये बन गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तब इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हट जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक मान लीजिए कि फिनाइल हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे था, क्लोरीन यहीं पर रहने दीजिए, एक फिनाइल हमारा यहाँ पे था, एक फिनाइल हमारा इधर आ गया। ठीक, क्लियर है, और क्लोरीन को कम कर दीजिए, यहाँ पे एक ही क्लोरीन रहेगा, फिर क्लोरीन हट जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा। तो जैसे ही एक एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ख़त्म, NH3 फिनाइल NH3। ठीक है, तो इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे, तो जैसे अभी हमने जस्ट प्रीवियस बनाया, तो एक फिनाइल रखने से क्या होता है, उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हट जाएगा। चलिए, तो एक ये हो गया हमारा। दूसरा हम लोग बाइडेंटेड के लिए देख लेते हैं। बाइडेंटेड का केस, बाइडेंटेड का केस देखिए, इसमें क्या होगा,
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है CO EN होल ट्वाइस Cl2 होल ट्वाइस, ठीक। इसका बनाइए, इसका मिरर इमेज। तो देखिए हमारे पास कोबाल्ट है, 2 EN है और 2 Cl है, यानी 4 2 6, ठीक है। देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक Cl ऐसे कर लेते हैं और 1 2। तो इसको हम लोग कैसे बनाएं, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बना के देखें क्या। देखिए हम लोग इसको बनाते हैं CnE3 के लिए, E2 बना लीजिए, चलिए ऐसे बना लीजिए। इसका हम लोग बनाए थे ना, इसका क्या बनाए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म सिस ट्रांस बनाए थे, जिसमें एक EN 90 डिग्री में था और एक एडजेसेंट में था, ठीक है। मान लेते हैं एक EN इधर पे है, ठीक है। तो ये EN क्या करेगा और एक EN, पहले हम लोग सिस वाला बना लेते हैं, ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक EN को यहाँ बना लीजिए, ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक। एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये बन गया। अब इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, अब इसका अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएं तो कैसे बन जाएगा, देखिए इसको फिर से मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है कोबाल्ट, 1 2 3 4 Cl 4 5 6, ठीक है, ये हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक EN को यहाँ जोड़ दिए, एक EN को यहाँ जोड़ दिए। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है 2, ठीक है। तो एक EN को यहाँ जोड़ देते हैं, एक EN को यहाँ जोड़ देते हैं। तो देखिए, या एक EN हमारा ये हो जाएगा, ये ऐसे जोड़ दिए एक EN को, एक EN को यहाँ जोड़ देते हैं, ये ऐसे, ठीक है। बाकी ये क्लोरीन को रहने देते हैं, एक ये हो गया। सेकेंड, अब इसका जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे पलट जाएगा, तो एक ऐसा बन जाएगा, देखिए CO 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लीजिए। तो ये EN इधर आ जाएगा, तो ये EN आ गया इधर, ठीक। वो EN पलट के चला जाएगा उस तरफ, क्लियर है। तो वो EN चला जाएगा इधर, Cl चला जाएगा इधर, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको पलटा देंगे तो कितना बन जाएगा EN का 180 डिग्री। तो इसका जैसे ही आप पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक EN पलट के इधर चला जाएगा ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा Cl। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। जैसे ही हम इसको पलटाएंगे तो मिरर इमेज बनाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्लियर है। इसको ऐसे करके ऐसे पलटा दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाइडेंटेट का केस। सिमिलरली एक और बना लेते हैं, देखिए एक हम बना लेते हैं EN3 के लिए, EN3 के लिए बना लीजिए। जैसे कि हमारे पास है, क्या एग्जांपल ले लें हम लोग, ट्राइडेंटेट का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट EN3+, CO EN3, 3 ले लेते हैं, है ना। इसका बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में आता है। तो इसका कैसे बन जाएगा, कोबाल्ट है, कोबाल्ट में हम लोग क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाइए, एक EN हम लोग बना लेते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में, एक EN है इधर, ठीक, एक EN है इधर और एक EN है यहाँ, ठीक, ऐसा, ये एक EN हो गया। फिर इसका बनाइए मिरर इमेज, मिरर इमेज बनाइए। फिर से हमारे पास कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक EN हो जाएगा इधर, एक EN हो जाएगा इधर और एक EN हो जाएगा इधर। ये हो गया इसका मिरर इमेज। इसको पलट दिए, मिरर इमेज बन गया। तो ये भी क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये भी क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये हमारा कौन सा था, सिस फॉर्म था, एडजेसेंट था। ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी हो गया सिस फॉर्म, पलट गया 90 डिग्री ट्रांसफॉर्म, है ना। अगर उस हिसाब से एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो, है ना। तो मिरर इमेज क्या हो जाता है, उसका 180 डिग्री पलट जाता है। तो 180 डिग्री में कोई भी चीज़ पलट जाए मतलब वो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे हम लोग के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, इसको आप लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर भी शो करते हैं, है ना। अब ये कलर क्यों शो करते हैं इसको याद रखिएगा। देखिए जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से
वाइट लाइट को पास करते हैं। वाइट लाइट मतलब सनलाइट को पास करेंगे इनमें से। तो वाइट लाइट में कौन से कलर्स होते हैं? वी प्योर 7 कलर्स होते हैं। देखिए जैसे हमारे पास वाइट लाइट है, वाइट लाइट में 7 कलर्स होंगे, है ना, VIBGYOR, वी प्योर 7 कलर्स होते हैं। अब इस वाइट लाइट की कुछ पर्टिकुलर कलर की लाइट को ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देंगे, है ना। कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज की लाइट को इन लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो जिस कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो कलर विबग्योर से गायब हो जाता है, और बाकी जो कलर छूट जाता है वो क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दिखाई देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाइट लाइट डाले, तो वाइट लाइट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लोअर एनर्जी लेवल में होंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल के, है ना। लोअर एनर्जी मान लीजिए T2G में है ना, लोअर एनर्जी में है, ठीक, लोअर एनर्जी में है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये वाइट लाइट, ठीक, इलेक्ट्रॉन करेगा क्या किया? उस वाइट लाइट को एब्जॉर्ब किया। जैसे ही वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा? जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो जब जाएगा तो ये क्या करेगा? वाइट लाइट के कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर ले। हम मान लेते हैं कि कौन सा एब्जॉर्ब कर लिया? ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो को एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। जैसे मान लीजिए ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाइट लाइट से ब्लू और ग्रीन कलर गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? BIB, बचेगा क्या हमारा? वॉयलेट, इंडिको, येलो, ऑरेंज और रेड, ये लाइट बचेगा अगर वो B और G को कर लिया तो। अब ये कलर का मिक्सचर फॉर्म वॉयलेट फॉर्म में दिखता है, तो जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी कलर जो बच जाएगा वो कलर हमारे कौन से कहलाते हैं? ये कलर जो बच जाते हैं, मान लीजिए कुछ ने BG को एब्जॉर्ब किया, तो बाकी जो कलर बच गए वो कलर कौन से कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, और यही जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इसी कलर में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं जो बच जाते हैं, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब नहीं करता, वही कलर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिखता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वही कलर हमको यहाँ पे शो होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, वाइट लाइट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़ती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके जंप करेंगे हायर एनर्जी में, है ना। जैसे T2G में है तो EG में जाएगा, तो जब वो जंप करेगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जो एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो कलर हम गायब हो जाएगा। बाकी कलर जो है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो दिखेंगे, जो बच जाएंगे वही दिखेंगे। वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर का हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाई देता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमको कलरफुल दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें अगर लिगेंड्स ही ना हो, अगर लिगेंड्स ना हो, तो लिगेंड्स ना हो तो क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताया था डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका स्प्लिटिंग होता है, तो कुछ डी ब्लॉक के ऑर्बिटल के एनर्जी कम हो जाता है, जैसे T2G है और EG है, 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर हो जाते हैं। कुछ की एनर्जी कम हो जाती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है? लिगेंड के कारण, क्योंकि लिगेंड क्या करता है? लिगेंड रिपल्सन करता है। रिपल्सन होगा तो डी ब्लॉक के ऑर्बिटल ब्रेक होंगे, एनर्जी गैप आएगा, ठीक है। और जब एनर्जी गैप आता है तभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता है लोअर से हायर में, और जब जंप करेगा तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाएगा, ठीक है। तो ये सब होता क्यों है? लिगेंड के कारण। लिगेंड के कारण ही स्प्लिटिंग होगी। लिगेंड के कारण क्या होगा? डी ब्लॉक के ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे जो भी एनर्जी को लेकर के, तो क्या करेंगे? फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करते हैं? शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। लेकिन अगर लिगेंड्स ही ना हो, अगर लिगेंड्स ही ना हो
तो ना स्प्लिटिंग होगी, ना इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, ना कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। तो याद रखिएगा अगर लिगेंड्स हट जाएं तो वो कंपाउंड कलर नहीं दिखाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास है कॉपर सल्फेट में जब वाटर ऐड रहता है, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, क्योंकि इसमें लिगेंड है, वाटर लिगेंड प्रेजेंट है, ब्लू कलर दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसको हीट कर दें और इसमें से वाटर हट जाए, लिगेंड हटा दें, CuSO4 बस बचे, तो ये क्या बनेगा? कलरलेस। लिगेंड हटाते ही ये क्या हो जाएगा? कलरलेस। हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल हट जाएंगे, यानी कि लिगेंड हट जाएगा। लिगेंड हटेगा तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। याद रखिए, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। तो लिगेंड जब तक रहता है तभी तक एलिमेंट क्या होता है? कलरफुल होता है। याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं कंपाउंड्स के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे ये हमारा कलरफुल होता है जब तक इसमें ये रहता है, वाटर लिगेंड रहता है, यानी कि कौन से कलर का होता है नॉर्मली, है ना। ये Ti कौन से कलर का है हमारा? देखिए इसमें दिया हुआ है, कौन से कलर का है? दिखा रहा है वॉयलेट कलर का दिखा रहा है। तो ये नॉर्मली हो गया वॉयलेट कलर का जब तक इसमें वाटर में है तो। लेकिन जैसे ही इसको हीट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। याद रखिएगा, अगर वाटर इसमें हटा दें तो ये कलरलेस हो जाएगा। वाटर जब तक है तब तक वॉयलेट है, यानी लिगेंड जब तक है तब तक कलर शो करेगा, लिगेंड हटाते ही क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाते हैं। जैसे ये है, ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वॉयलेट कलर शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट आएगा और वॉयलेट कलर का ही ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिखाई देगा। ये येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट दिखाता है। ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखाएगा, ये ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा येलो ऑरेंज दिखाएगा। अल्ट्रा वायलेट को ये मतलब विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट है ना जो विजुअल में नहीं आती है उसको एब्जॉर्ब करेगा, पेल येलो कलर कॉम्प्लीमेंट्री दिखाता है। रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू कलर दिखाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, तो कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो लिखा है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं वो लिखा है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ओके, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। तो कोई भी कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, तो याद रखिए कंपाउंड्स हैविंग at least one carbon and metal bonds, compounds having at least one है ना, one कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन मेटल बॉन्ड है ना, आर कॉल्ड उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक, कि उसमें एटलीस्ट एक जो है तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा नॉर्मली जैसे जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGS, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है उसमें क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है ना, तो इसमें मेटल मैग्नीशियम और R यानी कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो हमारे मेटल कार्बोनाइल होते हैं है ना, मेटल कार्बोनाइल होते हैं वो सब भी इसके एग्जाम्पल है। कार्बोनाइल, तो मेटल कार्बोनाइल में किसका बॉन्ड होता है? एक तो मेटल का, जैसे FeCO4, यहाँ पे देखिए कार्बन और मेटल के बीच में क्या होगा? बॉन्ड। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। ठीक है, तो जो मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही, उसमें जो मेटल यूज़ होगा और ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल ही होते हैं, है ना। तो इसमें याद रखिएगा जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है,
देखिए इसमें याद रखिए। अच्छा पहले इसमें हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम लोग बॉन्डिंग के बेस में 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं ना, तो इसका हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए फर्स्ट होता है व्हेन कार्बन एंड मेटल फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, जब कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा होता है, फॉर्म्स, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक। सेकेंड, जब कार्बन और मेटल के बीच में क्या बने, फॉर्म्स पाई बॉन्ड बने, पाई बॉन्ड बना रहे हो, ठीक। और थर्ड होता है जब कार्बन और मेटल के बीच में फॉर्म्स सिग्मा एंड पाई, दोनों टाइप का बॉन्ड बना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक। फॉर्म्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें सिग्मा और पाई दोनों बनता है, ठीक है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है जब जो हमारा मेटल है, जो हमारा कार्बन है, कार्बन का जो कार्बोनाइल ग्रुप मान लेते हैं ना, व्हेन कार्बन डोनेट्स, है ना, डोनेट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, कार्बोनाइल के एग्जांपल से ले लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, तो अगर ये जो है तो डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, है ना, ये डोनेट इलेक्ट्रॉन करता है किसको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू, किसको डोनेट करता है, मेटल को। या रुकिए ऐसे नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, सिग्मा बॉन्ड हो गया, कार्बोनाइल हो गया, और एक हो गया हम लोग का पाई, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 तरह से डिवाइड कीजिए। कोई एग्जांपल लेके हम बनाते हैं ना, जैसे एक मेटल कार्बोनाइल का एग्जांपल ले सकते हैं, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल लेके देखते हैं ना। तो बॉन्डिंग को हम लोग मेटल कार्बोनाइल के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए पहले हम लोग बना लेते हैं मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखिए तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन याद रखिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। जब सिग्मा बॉन्ड बनाए, जब पाई बॉन्ड बनाए, जब सिग्मा पाई दोनों बनाए, तो वहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, तो याद रखिएगा जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं, मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, है ना, तो इसमें जो मेटल होता है नॉर्मली कौन सा होता है, ट्रांजिशन मेटल्स ही यूज़ होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स यूज़ होते हैं। जैसे इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो देखिए एक हम लोग का होता है निकिल NiCO4, ठीक, एक ये एग्जांपल है। या हम लोग आयरन के साथ कार्बोनाइल NiCO5 ऐसे बना सकते हैं, ठीक। एक हम लोग बना सकते हैं निकिल आयरन, और क्या है क्रोमियम, क्रोमियम के साथ बना लीजिए CO6, ठीक। एक हम लोग मैग्नीज के साथ बना सकते हैं, तो मैग्नीज के साथ क्या बनाता है Mn2CO10, ठीक है, ये याद रखिए। मैग्नीज के साथ 10 कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे ये हमारा निकिल है, इसमें 4 जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 CO ग्रुप जुड़ जाएंगे, ठीक है। CO इसमें 5 जोड़ दीजिए, आयरन में तो क्या जुड़ जाएंगे, 1 ऐसा, 1 यहाँ, ठीक है, 1 यहाँ, 5, तो इसमें बन जाएंगे 5 कार्बन के साथ जुड़ गए, ठीक। देखिए नेक्स्ट 6 जोड़ दीजिए क्रोमियम के साथ, तो एक यहाँ जोड़ दीजिए, क्रोमियम के साथ 6 कार्बोनाइल जुड़ जाएंगे, इधर 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 इधर, ये हो गए। और इसके साथ 10, तो 2 Mn बना लीजिए, 1 Mn इधर, 1 Mn इधर, ठीक है। एक तो कॉमन बन जाएगा, दूसरा ये CO 2 4, ठीक, 2 2 4, ठीक। और एक बना लेंगे 5 4 4 8 हो गया, एक यहाँ पे CO
है ना। और एक यहाँ पे CO। एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, CO, हाँ सही है, ठीक। और इसको आप क्या कर दीजिए, ऐसे Mn को Mn से जोड़ दीजिए, ये CO यहाँ पे, और ये ऐसा जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये है Mn2। तो इस तरीके से ये हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के एग्जांपल हो जाएंगे। ये सभी क्या बना रहे हैं, ये सभी मेटल और कार्बन के बीच में आर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, याद रखिए सिग्मा पाई दोनों टाइप का बॉन्ड बनाते हैं ना। तो याद रखिएगा जो मेटल कार्बोनाइल होते हैं ये सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनाते हैं, मतलब यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग उसे कहते हैं जहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बन रहा हो। तो याद रखिएगा इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड ये बनता है फॉर्म्स, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स, है ना, ड्यू टू कार्बोनाइल क्या करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप डोनेट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं, टू मेटल को डोनेट करते हैं। तो उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू fully filled d orbital of metal, fully filled d orbital है ना, डोनेट्स क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू एंटीबॉडी ऑर्बिटल, है ना। एंटीबॉडी ऑर्बिटल जो होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं एक एंटी बॉन्डिंग, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ किसको, कार्बोनाइल CO, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स होते हैं इनको ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जिसके कारण इनमें क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, याद रखिए। और इसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, साइनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। तो ये याद रखिएगा जहाँ सिग्मा और पाई दोनों बनता है। तो देखिए सिग्मा क्या बनेगा, जब कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है, तब वहाँ से सिग्मा बनेगा। चाहे तो अब मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पे मेटल है आपका, कार्बोनाइल ग्रुप है, जब ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको, मेटल को, तो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको, कार्बोनाइल ग्रुप को, तो यहाँ से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और किसको डोनेट करता है, ये एंटी बॉन्डिंग यानी कि पाई स्टार ऑर्बिटल को, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह सिग्मा और पाई बॉन्ड जब बनता है तो उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग को बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यही हमारी सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो सिग्मा पाई दोनों बनता है किसमें, मेटल कार्बोनाइल में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको आप सपोर्ट कीजिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।